महामना की इस धरती में सर्व विद्या की राजधानी महामना की इस धरती में मैं अपने आप को पाकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र में आप सबके बीच मुझे वेदों में लेखन की परंपरा पर अपने विचार आपके साथ साझा करने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. शर्मा जी, कार्यक्रम के समन्वयक आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी, डॉक्टर प्रभाकर जी और अतिथियों में गणमान्य अतिथि जो यहाँ उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सिंह साहब, डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर मृत्युंजय, आप सभी का बारंबार नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक जो विषय की स्थापना की है आचार्य त्रिपाठी जी ने, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रुति परंपरा पर वेद आधारित है। इसी वजह से हमारी परंपरा की रक्षा हुई है और वेद सुरक्षित रह पाए हैं। किंतु वेद ऋग्वेद से ही हमारी संस्कृति प्रारंभ होती है। संस्कृत की शुरुआत ऋग्वेद से ही मानी जाती है, क्योंकि यही एक दृष्टिगत ग्रंथ है जिससे हमारी संस्कृति के बारे में विश्व को पता चलता है। यदि वेद नहीं होते तो हम कब से इस धरा पर हैं, हमारी संस्कृति कब से चल रही है, उसका कोई प्रमाण काफी समय तक नहीं मिलता। जब तक कि पुरातत्वविद अपनी उत्खननों के द्वारा कोई ऐसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स अपनी खुदाई में न पाते, तब तक हम यह नहीं बता पाते कि हमारी संस्कृति कब प्रारंभ होती है और किस तरह से इसकी धारा अविरल चलती रही है। इसी क्रम में श्रुति परंपरा के बावजूद ऋग्वेद किस तरह का ग्रंथ था, किस तरह की संस्कृति को वो अभिव्यक्त करता है और ऋग्वेद का निर्माण किस तरह हुआ है, यदि हम उस पर विचार करें तो हमें ये पता लगता है कि लेखन की परंपरा, लेखन का ज्ञान वैदिक संस्कृति के लिए अपरिहार्य है। यदि लेखन नहीं होता तो शायद ऋग्वेद अपने इस प्रारूप में हमारे समक्ष आ नहीं पाता। हम कल्पना करें उस प्रथम बिंदु की कि जब, अब इसमें थोड़े से विचार अलग अलग हैं, जब करीब 414 ऋषि आर्य समाज की अनुक्रमणिका के अनुसार जो उनके पास हैं, जब लगभग 414 ऋषि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले थे, इन सब के मंत्रों को मिलाकर उनका संपादन किया गया, उन्हें कंपाइल करके एक आकार दिया गया, तो प्रक्रिया कैसे संपादित हुई होगी? क्योंकि वो अलग अलग कालखंड में, यदि हम ऋषियों का मूल्यांकन करें तो कई पीढ़ियों के, कई जनरेशन के हैं, कम से कम 3 जनरेशन का तो हमें स्पष्ट पता लगता है, पिता, पुत्र और पौत्र। अथर्व के पुत्र बृहद्दिव, और इनमें पितर भी हैं, जैसे अंगिरा ऋग्वेद में पितर हैं, स्पष्ट मंत्र आता है। अंगिरा का स्वयं का कोई मंत्र ऋग्वेद में नहीं है, वो बार बार पितर के रूप में उद्धृत किए गए हैं। तो कई जनरेशन से मंत्रों का संकलन हो रहा था, फिर इन्हें एक रूप दिया गया। जब रूप दिया गया तो इस संकलित ज्ञान की निधि को सुरक्षित करने के लिए बहुत सी, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, बहुत सी मेथोडोलॉजीज खोजी गई, जिनमें से हम चर्चा करेंगे उन जो भी हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में लेखन की प्रक्रिया अपरिहार्य है, किंतु हुआ ये, लेखन की परंपरा या प्रक्रिया और श्रुति की परंपरा या प्रक्रिया का आपस में कोई अंतर विरोध नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को का समर्थन करती हैं, एक दूसरे को पुष्ट करती हैं। तो हमें यह जानना है
कि क्या हमारी वैदिक संस्कृति में, यहाँ वेदों से आशय हमारा है, हमारी भारतीय संस्कृति में लेखन की परंपरा थी या नहीं। यदि हम बहुत पीछे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा संस्कृति में, तो हम वहाँ पाते हैं कि हमारे पास स्क्रिप्ट है, लेखन विद्या है, आप पढ़ते हैं उसे। किंतु जो कालक्रम अभी, जो भी कालक्रम हमारे पास परंपरागत अवेलेबल है, इसमें उपलब्ध है, मैं कहूँगा कि ऑर्थोडॉक्स है, उसके तहत हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली के बाद, जैसा कि आचार्य जी ने कहा 1200 ईसा पूर्व 1200 में, जो कि हड़प्पा संस्कृति के पराभव के बाद का काल है। 1700 ईसा पूर्व में कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति लगभग नष्ट प्राय हो गई थी, और 1200 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, और एक ऐसी रूढ़ लाइन खींच दी गई है जिसे अब तक काटा नहीं गया। आज हम कोशिश करेंगे कि इस 1200 बीसी की अवधारणा को भी ध्वस्त कर सकें। और ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, क्योंकि जिसने ये लकीर खींची थी 1200 बीसी की, उसी ने उसे ध्वस्त कर दिया था। मैक्स मूलर ने 1849 में संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा, तब वो विद्यार्थी था, 30-32 वर्ष की उम्र में, और उसे अच्छे स्रोत उपलब्ध नहीं थे। स्कॉलर था, मेधावी था, लेकिन उसके पास सोर्स नहीं थे प्रॉपर। लाइब्रेरी थी तब उस समय पर, जर्मनी की लाइब्रेरी और लंदन की भी लाइब्रेरी इतनी समृद्ध नहीं थी। जो थे तो मैनोस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपियां थी, अच्छे शिक्षक नहीं थे। 1849-50 के समय के बीच का समय है, और वो नया नया छात्र था। तो जो भी अवधारणाएं वो बना रहा था मैक्स मूलर एक विद्यार्थी के रूप में, उसे उसका रिव्यू करने के लिए या उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं था। रुडोल्फ रोथ ने पहले लिखा, संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा, उसके बाद में, रोथ के बाद में मैक्स मूलर ने लिखा। तो मैक्स मूलर ने कल्पना की, तब तक बुद्ध का समय स्थापित हो चुका था, 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और एक दूसरी बात है, जो कि हमारे भारत में मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है कि हम, आचार्य जी ने भी उसकी ओर संकेत किया, कि हम लोग यूरोप की कल्चर का, यूरोपीय संस्कृति की तुलना भारतीय संस्कृति या एशियाटिक कल्चर के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते। इसलिए हम ये जान नहीं पाते कि तुलनात्मक स्तर पर कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ यूरोप खड़ा है। और जो आक्षेप हम पर थोप दिए जाते हैं, या कोई अवधारणाएं जो यूरोप से आती हैं, उसके हमारा उनका प्रत्युत्तर दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार कौन से हैं? या तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि यही सत्य है, यही विज्ञान है, या दूसरा हम उसे डिफेंस करते हैं और उसको गलत साबित करने के लिए प्रमाण खोजते हैं। इन दोनों ही तरीकों में, दोनों ही तरह की प्रतिरोध की विधियों में थोड़ी सी कमी है, त्रुटि रह जाती है। हम प्रतिप्रश्न नहीं करते हैं। जब ये कहा गया कि भारत में ब्राह्मी 600 बीसी के पहले या वैदिक कालखंड में स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी, तो हमने स्वीकार कर लिया, और एक समय सीमा के साथ स्वीकार कर लिया जो मैक्स मूलर ने दी, जो हमें बात कर रहे हैं। हमने प्रश्न नहीं उठाया कि किस आधार पर आपने कहा कि हमारे पास लिपि नहीं थी। हम उत्तर देने में लग गए, या उसे स्वीकार कर यहां उस स्थापना को स्थापित ठोस तरीके से स्थापित करने में जुड़ गए। दो वर्ग भारत में हो गए, प्रतिप्रश्न नहीं किया गया। अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, यदि हम अब भी प्रतिप्रश्न करते हैं तो बहुत सारे आक्षेपों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। काउंटर क्वेश्चनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर बाद में। इससे फायदा क्या है कि जो गलत प्रश्न है वो फिल्टर हो जाएंगे, वो निथर जाएंगे, और सही प्रश्न उपस्थित होंगे जिनका सही उत्तर या तो हम देंगे, या जो विदेशों में भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो देंगे। तो सही प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, गलत प्रश्नों को परिप्रेक्ष्य से हटा दिया जाए। तो बात मैक्स मूलर की हो रही थी। मैक्स मूलर ने बाद में 1880 के आसपास ऑक्सफोर्ड में जब अपना
दूसरा और तीसरा, एक प्रवचन की दोबारा अपने लेक्चर्स की दूसरी सीरीज ली, तब तक मैक्स मूलर को यह आभास हो चुका था कि जो मैंने समय रेखा बांधी है ईसा पूर्व 1200 बीसी की, वो गलत है। उसने कहा कि कम से कम 2000 बीसी, ईसा पूर्व 2000 पहले आर्यों का आगमन या माइग्रेशन हुआ होगा। लेकिन हमारी किताबों में अब यहाँ रूढ़वादिता ऑर्थोडॉक्स हो गया। हमारी किताबों में वही 1200 बीसी जो जिसे उसने स्वयं सुधार दिया, स्वयं परिमार्जित कर दिया, वो नहीं आता। विद्यार्थी आप सब लोग अपनी इतिहास की किताबों में देखेंगे तो 1200 बीसी। इवन मैं देख रहा था आने के पहले कि अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है यूरोप में, तो मीडियम एक उनका ऑनलाइन जर्नल है, द डिप्लोमेट एक पत्रिका न्यूज़पेपर है, इसमें कोविड के दौरान सभी संस्कृतियों में लगातार उन्होंने अलग अलग आलेख निकाले। तो दोनों ही जगह पर अभी भी जो 1200 ईसा पूर्व की स्थापना है वही आ रही है। जो बाद में जिसे सुधार दिया मैक्स मूलर ने क्षमा मांगने के साथ, उसका सुधारा हुआ हिस्सा भी नहीं आ रहा है, और ये हमारे लिए समस्या है। तो हमारे भारत में ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों में क्या किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए, उसकी समीक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिष्ठा है, जिस लेखक के लेखकी की प्रतिष्ठा हो गई तो प्रतिष्ठा मेरिट पर भारी पड़ती है भारत में कि, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर बार जो कृतित्व है वह प्रतिष्ठा पर भारी होना चाहिए, लेकिन जब प्रतिष्ठा भारी हो गई तब वहां से त्रुटियां शुरू होती हैं, और फिर उसका एक बहुत बड़ा फॉलोवर्स अनुयायी वर्ग बन जाता है, और इस तरह से रूढ़िवादिता हो जाती है। हालांकि विषय नहीं है आज का कि हम ऋग्वेद के कालखंड की चर्चा करें, पर आपको ये कहते हुए मुझे बड़ा गौरव होता, और मैं इस मंच का लाभ उठाते हुए कहना चाहूंगा कि ऋग्वेद के कालखंड में केवल कब ऋग्वेद का संकलन हुआ वो बात नहीं है, उसमें वो बात भी है कि हमारे ऋषियों को और प्राचीन अपनी संस्कृति की शुरुआत की पिछली बातें का स्मरण है। ऋग्वेद के मंत्र केवल तत्कालीन मतलब वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में नहीं है, उसमें से भूतकाल में भी बहुत से मंत्र हैं जो प्राचीनता को इंगित करते हैं। मतलब जब भी ऋग्वेद शुरू हुआ उसके पहले क्या था भारत, उसका भी दर्शन हमें मंत्रों से प्राप्त होता है। इसमें और दो प्रतीकात्मक में है, उनको जल्दी से मैं कह के फिर हम अपने विषय पर आते हैं। इंद्र का वज्र है, तो इंद्र का वज्र भी तीन तरह का है। एक तो अस्थि का वज्र है, दूसरा अयस का वज्र है, और फिर उसका प्रस्तर का भी वज्र है। तो अस्थि, प्रस्तर और अयस, ये तीन कालखंड को इंद्र का वज्र संस्कृति के विकास के तीन कालखंडों का द्योतन करता है, संकेत करता है। नहीं तो एक ही देवता और एक ही अस्त्र, लेकिन उसके निर्माता भी तीन है। तो अस्त्रा ने इंद्र का वज्र बनाया, और बृहद्दिव की अस्थियों से भी इंद्र का वज्र बना, और हालांकि हाँ, और अन्य ने भी बनाया। तो इस तरह से तीन कालखंड, तीन तरह के पदार्थ धातुएं जिनसे बना, और एक ही देवता, ये संस्कृति के तीन चरण हुए। इस पर फिर कभी बात करें क्योंकि विषय उसी पर निकल जाएगा। और इसकी प्राचीनता पर हम चलेंगे तो अत्यंत प्राचीनता है, क्योंकि बस दो पंक्तियां और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसे पूर्ण कर लिया जाए तो फिर आगे इस विषय पर आते हैं। हमारी संस्कृति शुरू कैसे होती है? हमारी संस्कृति शुरू होती है अग्नि पर अधिकार के साथ। अग्नि हमारा देवता है, लेकिन अग्नि के घरेलू उपयोग हेतु हमने जब अधिकार किया, और केवल भारत ही है जो अग्नि में है, ये हमारी प्रथाएं अग्नि पर आधारित हैं, जन्म से मृत्यु तक अग्निदाह होता है हमारा। तो इसका पूरा विवरण हमें ऋग्वेद के मंत्रों में है। मैंने एक छोटा सा इसमें एक शोध पत्र लिखा था जो वैदिक ज्ञान केंद्र की पत्रिका में वो छपा हुआ है, उसमें और थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है जो हमने किया हुआ है। तो अब इसमें आर्कियोलॉजी से हमें बड़ी मदद मिलती है कि अग्नि पर अधिकार भारत में कब किया होगा और यूरोप में क्या स्थिति है।
यूरोप में 7000 8000 ईसा पूर्व से पहले अग्नि के घरेलू उपयोग हेतु किसी प्रकार के घरेलू उपयोग हेतु अग्नि का उपयोग करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यदि आप इंसाइक्लोपीडिया देखें, वहां का छपा हुआ तो साफ साफ लिखता है कि नियोलिथिक पीरियड में बिफोर द 7000 BC देयर इज नो एविडेंस इन द यूरोप विच कैन अटेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ फायर फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस। एग्जैक्ट अभी मैंने इसी जो लास्ट अपडेट हुआ है इंसाइक्लोपीडिया का, वो फरवरी 2022 का, इसी साल का फरवरी का, उस तक ये बात है। और हमारे यहाँ डॉक्टर विनय है, मुझे यहाँ आने से पहले मेरी उनसे चर्चा हो रही थी पहले कि हमारे यहाँ समय मिलेगा तो चोपनी मंडू जाएंगे। तो चोपनी मंडू जो आपका क्षेत्र है, काशी, मिर्जापुर, बनारस, ये जो क्षेत्र है, यही भारत का केंद्र रहा है हमेशा से। तो चोपनी मंडो के पास यदि आसपास आप 20-22 किलोमीटर का घेरा निकालें तो आज से लगभग 55,000 साल पहले से और 3000 ईसा पूर्व तक, मतलब 50,000 साल तक एक ही घेरे में लगातार कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक अग्नि का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। 50,000 वर्ष लगातार। और आधुनिक मानव के संदर्भ में हम बात करेंगे, हम तो आधुनिक है ना, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन है। इसके पहले कि जो दूसरी मनुष्य की स्पीसीज थी, होमो इरेक्टस, जो खड़ा होकर चलना शुरू हुआ, उन लोगों के पास में भाषा नहीं थी। तो भाषा नहीं थी तो संस्कृति का हस्तांतरण उनसे नहीं होता था, क्योंकि बोल नहीं सकते थे। तो मनुष्य की संस्कृति तो अभी से मानी जाएगी जब से भाषा आई है। तो डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे हमें एक्सप्लेन करेंगे, यदि थोड़ा सा 2 मिनट उनसे समय मांगे। एक जीन है उसका FOXP2 जीन। तो FOXP2 जीन जब आया है आधुनिक मनुष्य में, तब से हमारा गला खुलना शुरू हुआ, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से उसका कनेक्शन हुआ और हम बोलना शुरू कर पाए। तो आधुनिक मानव द्वारा अग्नि के प्रयोग का प्राचीनतम कंटिन्यूअस लगातार साक्ष्य इस 20-22 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से मिलता है। ये आप लोगों का गौरव। इसलिए मैं भले रहता हूँ दिल्ली या ग्रेटर नोएडा में, हमारी एक नज़र यहीं रहती है कि यहीं से संस्कृति की शुरुआत के स्रोत मिलेंगे। और अग्नि का आविष्कार हुआ किसने किया? अथर्व ऋषि ने। हम दोनों को दूसरी बात यह है, अथर्व का उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व में अग्नि जैसी चीज या बहुत प्राचीनतम जो आविष्कार हुए हैं, उनके आविष्कर्ता का नाम उपलब्ध नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। और हमें ऋग्वेद में एक एक चीज का रिकॉर्ड मिलता है। किसने प्रथम प्रयोग किया घरेलू उपयोग के लिए, एक चीज का ऋग्वेद में भी हमें नामकरण नहीं मिलता है आविष्कारक का, कि जब हम पत्थर से, मीन्स जो चकमक पत्थर कहते हैं आप, है ना, उसके द्वारा जब हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, तो ऋग्वेद में उसका दूसरे मंडल में संदर्भ प्राप्त होता है कि ऐसा हम कर रहे हैं। किसने पत्थरों से पहले अग्नि प्रज्वलित की, उसका नाम हमें प्राप्त नहीं होता, पर हमारी परंपरा में वो भी दर्ज है। इसके बाद अथर्व का क्या है? अथर्व ने जो अरणि मंथन है, तो अरणि मंथन यज्ञों में हो रहा है, वो एक दृष्टि है, लेकिन वो अकेली दृष्टि नहीं है। यदि आप यहाँ पर जो यही क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ सीधी के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां की आदिवासी अभी 10-12 वर्षों पहले तक भी अरणि मंथन के द्वारा घर में अग्नि प्रज्वलित करते रहे, और ये साइबेरिया तक है। जो हमारा आविष्कार था, वो जैसे जैसे अग्नि, भिक्षुओं ने भी इसका प्रचार किया, जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे हमारी संस्कृत के शब्दों का भी ज्ञान बढ़ा, और ये साइबेरिया तक गया। रोमन में 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व तक ये अरणि मंथन के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, और ये इंसाइक्लोपीडिया कहता है। तो बहुत आवश्यकता है संक्षेप में कि हम लोग यूरोपियन आर्कियोलॉजी, यूरोपियन हिस्ट्री को भी गहराई से पढ़ें, जब हम कंपैरेटिव, क्योंकि तब आपके पास में औजार होंगे, अस्त्र होंगे, जिनसे आप गलत प्रश्नों से मुक्ति पा सकेंगे। इतना कार्यक्रम पर के संदर्भ में मुझे कहना था। अब आते हैं विषय पर लिखित। तो अब ये सब कहने की आवश्यकता नहीं, जो भूमिका हमने बनाई थी। फिर भी ये मुझे कहते हुए गौरव होता है कि पाणिनि ने हमें बताया है कि हम विद्या योनि संबंधेभ्य, हमारे यहाँ विद्या की परंपरा से भी वंश चलते हैं। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता।
हर जगह एलुमनाई होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पर वंश परंपरा ज्ञान की परंपरा के साथ या उसके ऊपर आरोपित नहीं होती। ये केवल भारत में ही हुआ। और जब भारत में ऐसा हो रहा था, हम तब भी कह रहे थे कि हमें लिखना नहीं आता, हम पर आरोप लगाया गया, हम उसको भी उत्तर करेंगे। तो अब इस देखिए कि किस तरह से ऐसा, इसका एक कारण यह भी है कि जो विद्वान थे, जिन यूरोपीय स्कॉलर्स को हम विद्वान समझते हैं, वो भी लर्नर थे अपने समय के, लेकिन उनके पास प्रेस की पावर थी। वो जो लिखते थे छप जाता था, छपे हुए पर दुनिया चलती है। हमारा छपता नहीं था, हमारे यहाँ भारत में बहुत कम प्रेस थे और यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, तो हम अपने विचार कैसे रख पाते। पर हमारे लोगों ने किया, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे हुआ है उस पर। तो ये एक, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बड़ा गौरव हुआ, वही मैंने आपके साथ साझा किया है। दूसरी बात है कि परंपराओं की प्राचीनता कितनी है। तो अष्टाध्यायी पर टिप्पणी करते हुए पतंजलि ने हमें बताया, और हमारे पास बृहदारण्यक उपनिषद की भी सूची है, सभी जगह एक वंश ब्राह्मण भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो चूंकि अब ये इस आख्यान का क्रम बहुत जल्दी में बना, तो सारी चीजें हम आपको प्रदर्शित नहीं कर सकते, पर मेरा अनुरोध है कि आप सभी को लाइब्रेरी से निकाल निकाल कर पढ़ें। और बहुत पतली, जैसे वंश ब्राह्मण है, बहुत 150 पृष्ठ का होगा, कुछ और है 250 के, कुछ वॉल्यूम्स में है तो भी इतने ज्यादा नहीं। आप ऐसे पलटेंगे, मुझे तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि जैसे ही कोई ग्रंथ मेरे सामने था, कोई ऐसा पन्ना पलटा तो वही वाला मिल गया जो चाहिए था, तो समय बच गया। तो ऐसे ही आप पलटेंगे तो वही चीज आपके सामने आ जाएंगी। तो पलटना शुरू कर, लाइब्रेरी से निकालिए ग्रंथ और उनको पलटना पीछे रखिए, और फिर देखिए कि क्या लिखा गया है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वस्तु स्थिति है। इसमें आपको कोई विवाद की आवश्यकता नहीं, आपका मन स्वयं कहेगा कि हम कहाँ पर स्थित हैं। तो प्रेस की कमी थी, लेकिन हीरानंद ओझा साहब थे तो अपने यहाँ बिहार से, मिथिलांचल के, लेकिन उन्होंने कार्य किया राजपुताने में, जोधपुर में। तो पंडित ओझा जी ने 1895 में प्राचीन भारतीय लिपिमाला एक किताब लिखी, और उनके भी पहले अब काशी कैसे जुड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेके आए थे फ्रांस से, पहले सत्र में उन्होंने कहा था, आपको यदि याद होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे हैं जिनको बहुत पढ़ना चाहिए भारत में, संस्कृत में पढ़ना चाहिए, इतिहास में पढ़ना चाहिए, हर जगह पढ़ना चाहिए। अलौकिक व्यक्तित्व था वो, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए और वो पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंचे हुए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा और पंडित ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन काशी ने उन्हें पंडित की उपाधि दी, वर्मा जी को। आर्य समाज ने उन्हें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रमुख, संस्कृत के लिए अपना प्रमुख रेफरेंस पॉइंट बनाया श्याम जी कृष्ण वर्मा को। काशी का पांडित्य, काशी के पांडित्य से तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले आर्य समाज, और वहां तो दोनों तरह को समन्वय करके चले। और फिर मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र की लाइब्रेरी में रखी हुई है, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, इटमोलॉजिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी। उस संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी को मोनियर विलियम्स ने, उसी का नाम लिखा हुआ है, पर उस पर काम किसने किया। मोनियर विलियम्स को भी अच्छा ज्ञान था संस्कृत का, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा से ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और 1885-86 के दौरान पहला प्रतिरोध भारत से गया श्याम जी कृष्ण वर्मा का। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दिया अपना, सबने सुना, भारतीय इंडियन स्क्रिप्ट्स। और उन्होंने कुछ सीमाएं थी, उन्होंने हमसे, कहते हैं जो कहते हैं हम, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की पूरी झड़ी लगा दी। यजुर्वेद में इतनी संख्याएं हैं, इतना गणित है, तो क्या बिना स्क्रिप्ट के संभव है। इतनी इतनी कैलकुलेशन की गई है, यहाँ तक कि ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, तो क्या बिना गणित के संभव है। ऐसे ऐसे प्रश्न, और जो भी पाणिनि तक के और इनके बाद, क्योंकि उस समय पर वेदों पर उतना अध्ययन नहीं हो पा रहा था, तो जितने भी संभव हैं
उन सारे प्रश्नों की झड़ी लगा करके पहला प्रतिरोध भारत से 1885-86 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। फिर हीराधन झा साहब ने किया। गोपी गोपी अब मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, गौरी शंकर, हाँ गौरी शंकर ओझा जी ने किया। और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में 2 बार लिखा, 1895 में, फिर 1913, 14 या 15 के आसपास दूसरी प्रति। बड़ी लंबी किताब है। और इसी प्रति जो है हमारे यहाँ दिल्ली में जो प्रकाशक है उसके पास से खत्म हो गई थी, तो मैंने बार बार जाकर रिक्वेस्ट करके कहा कि पुरानी किताब है तो क्या हुआ, इसे पब्लिश करिए। रिपब्लिश हो गई है, ऑर्डर पे अवेलेबल है, हमारे यहाँ है भी। तो आप लोग उसे निकाल कर पढ़ें, उसके बाद देखें कि यदि प्रतिष्ठा व्याप्त हो जाएगी तो फिर विद्या के लिए अवसर कहाँ होगा, है ना। तो उन बातों को हमें सामने लाना है। इसके पश्चात फिर हमारे यहाँ वासुदेव शरण वी.एस. अग्रवाल हुए, प्रोमिनेंट स्कॉलर बनारस से। उन्होंने ग्रंथ को सामने रखा। खैर तो उस पर आते हैं हम लोग बड़ा क्रमशः आगे बढ़ते हुए। कुल मिला के जो मुझे कहना था कि जब हमारे भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा इतनी समृद्ध है तो क्या हमारी परंपरा में लेखन कला विकसित नहीं हुई होगी। अच्छा, ये इतना बड़ा आयाम और आक्षेप क्यों है? लिखता कौन नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा था, शेयर करना चाहता था कि लिखता कौन नहीं है, कैसी परिस्थितियों में लोग लिखते नहीं हैं। तो इसका उत्तर ये है कि हमारे मस्तिष्क में ईश्वर ने हमको एक स्टोरेज दिया हुआ है, स्मृति, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में चार्ज सेल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन हम लोग सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, काम हमारा उससे चल जाता है। लेकिन जब सूचनाओं का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उन्हें एक बार में अपने मस्तिष्क में सुरक्षित ना रख सकें तो हमें एक्सटर्नल मेमोरी की चाहिए जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में भी तो वही है, रैम और रोम। तो हमें लिखना पड़ता है। तो अवस्था क्या होगी जब व्यापार नहीं होगा, वाणिज्य नहीं होगा, पत्र व्यवहार नहीं करना होगा, केवल कुछ 8-10 परिवार, छोटा सा समूह कहीं किसी जगह पे रहेगा जो दूसरों से संबंधित नहीं होगा, आपस में अलगाव में रहेगा, आइसोलेटेड ग्रुप्स रहेंगे। तो ऐसी जगह पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रेरणा ही नहीं आएगी क्योंकि कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे पास कारण था, प्रेरणा थी, तो हमें लिखना था। अब मैन्युस्क्रिप्ट हमारी है कुछ, मैंने लिखा बाउर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बाउर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। ये हमारी अफगानिस्तान और मध्य एशिया से मिल रही है, कोई चीन में मिल रही है, चाइना में 1881 में बाउर मैन्युस्क्रिप्ट, और बख्शाली मिल रही है 1890 में। और एक में बाउर मैन्युस्क्रिप्ट में तो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, गर्ग, आत्रेय, भेल, इन सभी संहिताओं के हैं। बख्शाली स्क्रिप्ट में गणित की पहेलियां हैं, सवाल हैं, आप उन पहेलियों को सॉल्व करिए और फिर उसका उत्तर निकालिए, उत्तर भी वहां पर उसी के साथ में कुछ कुछ दिया हुआ है। तो पहेलियों के रूप में गणित पढ़ने की परंपरा इनका दोनों से मिलता है। और इसमें से जो बाउर है दूसरी ईसा के बाद दूसरी शताब्दी कही जा रही है, तब की मैन्युस्क्रिप्ट है। तो कह रहा हूं कि हमारा ज्ञान विज्ञान तो वहां तक फैला हुआ था। कार्बन डेटिंग जरा सी हुई है तो 2nd सेंचुरी बीसी आ गया, पहले इसको 6th सेंचुरी नहीं 2nd सेंचुरी एडी, पहले से 6th सेंचुरी एडी कहा जा रहा था कुछ साल पहले तक। अभी कुछ वर्ष पहले से कार्बन डेटिंग हुई तो 400 साल पीछे निकल गई। अब यदि इसकी दोबारा हो, अब ये दुर्भाग्य से ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत में है नहीं। यदि होती तो हम इनकी प्रॉपर डेटिंग करवाते तो हमारे पास में एक बेटर ऑथेंटिकेटेड डेटा होता, लेकिन ये सब बाहर यूरोप की लाइब्रेरीज में है। ये मैन्युस्क्रिप्ट आनी चाहिए भारत में अब। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि कौन लिखता नहीं है, इस पर कुछ जो है अभी बीते दिनों 2015 के बाद में बड़े विश्व स्तर पर बड़े शोध हुए हैं। और इन शोधों में पाया गया है कि मैंने इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ जनजातियों का जिक्र है। इन जनजातियों के पास में स्क्रिप्ट नहीं है, इन जनजातियों में कोई नहीं लिखता है। लेकिन कोई नहीं लिखता है, इसका
परिणाम यह है कि इनके पास 5 से अधिक की संख्या के अंक नहीं है। 5 उंगलियां हैं तो उनको परिणाम मिली 5 से ही गिनते हैं। उसे हमारे यहाँ, मैं चूंकि आसपास किसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र होता है वहाँ आम के पेड़ के फल गिरते हैं तो उसे 5 में गिन लेते हैं, गंडा कहते हैं उसे, 5 का एक गंडा 5। हाँ, तो पंजाब में यही बात है, वहाँ पे किसान लोग 20 में चलते हैं, तो 20 सा, कोई भी चीज होगा तो 100 कहना होगा तो 100 ना कह के 5 20 सा, तो उसी को रिपीट करते हैं। जहां पर स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, वहां पर अंक नहीं है। ये कुछ है, मैं इसे पढ़ भी देता हूं जो देख पा रहे हैं। तो ये प्रियाहा मुंडरुक्कू ब्राजील से, केवाई पापुआ न्यू गिनी, गुम्बगल ऑस्ट्रेलिया से, और इन सब में एक प्रोफेसर हमारे भारत के हैं जिन्होंने इन पर काम किया और बताया कि यदि लिपि नहीं होगी तो गणित नहीं होगी। वो हैं प्रोफेसर विनोद मेनन, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर मेनन। मैंने उन्हें संपर्क किया था इस पेपर को पढ़ने के बाद में कि हम यजुर्वेद में जो हायर स्केल ऑफ मैथमेटिक्स है उसके आधार पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो तर्क रखा है उसे हम कैसे पुष्ट करें आपकी न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस को प्रयोग करके। तो फिर उन्होंने उत्तर में लिखा कि यू कैन यूज इट यूजिंग माई नेम, कहीं भी आप मेरा नाम यूज करके इसे यूज करें, कि न्यूरोलॉजिकली यदि स्क्रिप्ट नहीं है तो मैथमेटिक्स डेवलप नहीं होगी। और एक दूसरी बात, मैथमेटिक्स डेवलप कब होती है? जब शारीरिक श्रम कम होता है, तब हमारा एब्स्ट्रैक्ट माइंड डेवलप होता है, तब गणित का विकास होता है। जिन्हें दिन भर काम करना है तो वो लोग सीमित हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, मस्तिष्क थक जाता है, फिर वहां पर गणित की विद्या का विकास नहीं हो पाता है। ये दोनों पक्ष हैं कि हम गणित के विकास को संस्कृत के साथ में कैसे जोड़ें। तो आप लोग चाहेंगे तो प्रोफेसर विनोद मेनन का मैं आप सबको आपके साथ में ईमेल शेयर कर दूंगा जब समय आएगा। तो उनकी रिसर्च को आप पढ़िए। वो केवल इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चे लर्निंग कैसे करते हैं, ये ब्रेन हमारा कैसे काम करता है और कि ये लर्निंग कर पाए, उस पर ही है, अलग अलग तरीकों पर। तो बड़ा अच्छा उनका काम है, हमें अपने उद्देश्य के लिए उनसे फायदा हुआ। अब भारत में तो सूर्य सूत्रों में ज्यामिति भी थी, लकीर खींचनी पड़ती थी, उसका गणितीय प्रयोग था। और क्या करना पड़ता था, हमारी वृत्ताकार वेदियां थी, चितियां, और वर्गाकार भी थी, ईंटें वही होती थी, तो हमें वर्गाकार को वृत्ताकार में, वृत्ताकार को वर्गाकार में बदलना पड़ता था। इसके लिए हमें गणित के फॉर्मूले की आवश्यकता थी। तो बौधायन से लेकर सब तक आप सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे यहाँ विकसित हुई। अब इसमें भी सवाल है कि पाइथागोरस थ्योरम भारत में विकसित हुई तो ग्रीस तक कैसे पहुंची, हमें कुछ नहीं करना है। अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स ने जब कार्यभार अपना सौंपा अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान रखना, भारत को बहुत गंभीरता से पढ़ना और समझना। यदि अमेरिका को विकास करना है तो भारत की ज्ञान परंपरा को समझकर उसके आधार पर नए अमेरिका का गठन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत वह क्षेत्र है जहां से पाइथागोरस ने, ये 1820-22 के बीच की बात है, जॉन एडम्स ने बोला, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को बोला, रिटर्न में है, उनकी किताब पत्राचार पब्लिश्ड है, आप लोग उनका करस्पॉन्डेंस पढ़ सकते हैं कि तो पाइथागोरस लर्न थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इज नेम्ड आफ्टर हिम, भारत से। उन्होंने ये नहीं कहा भारत आया, हो सकता है कि पाइथागोरस भारत ना आया हो, पर भारत की का ज्ञान तो काफी विस्तार से फैला हुआ था, हमारी परिधि में आता होगा। और तब तक हम न राष्ट्रवादी हुए थे न हिंदुत्ववादी हुए थे 1820 में, कि यदि इसको राजनीतिक दृष्टि से दी जाए, और वो व्यक्ति वो कह रहा था जो भारत कभी आया नहीं। अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति का कोई भारत से संबंध नहीं है राजनीतिक। तो उन्होंने अपने स्वयं के अध्ययन जो उन तक पहुंचा होगा उसके आधार पर अपना वक्तव्य दिया। आप लोग डाउनलोड करें उनके कॉरेस्पॉन्डेंस को, और उन्होंने केवल गणित के बारे में नहीं कहा, बहुत कुछ कहा है।
बाद में वहाँ एक मूवमेंट चला, समय का लाभ लेते हुए मैं कह दूं आप लोगों के साथ में, कहना तो बहुत लोगों से चाहता हूँ पर मौके नहीं मिलते हैं, कि अभारतीय लोगों का, मीन्स नॉन इंडियंस स्कॉलर्स का एक ग्रुप बना अमेरिका में। और उन लोगों ने अमेरिका में एक ब्राह्मण ग्रुप बनाया, नाम दिया, उसमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण उन्होंने उठा लिया कि भारत में जो ज्ञान होता है उसको ब्राह्मण के नाम से पहले अंग्रेजों के काल में पहचानते थे, ब्राह्मण। इवन न्यूटन ने भी ब्राह्मण शब्द का यूज किया जब भारत को रिफर करना था तब, तो वही शब्द उठा लिया। और ये जो ब्राह्मण मूवमेंट अमेरिका में चला, ये 1840 से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत हल्की कमजोर स्थिति में था। लेकिन 1870-80 के बाद से लेकर के 1920 तक 40 साल इस ब्राह्मण मूवमेंट का वहां पर बोस्टन यूनिवर्सिटी के आसपास, बोस्टन यूनिवर्सिटी सब केंद्र था, वहां चला। इसने अमेरिका को 2 राष्ट्रपति दिए, 1 दर्जन से ज्यादा डिप्लोमेट्स दिए, 50 सांसद दिए इस मूवमेंट ने। और इसमें शामिल कौन थे? फोर्ड। फोर्ड का जो फोर्ड की फैमिली के जो शुरुआती लोग थे वो सब इसमें थे। इन लोगों ने अमेरिका की विश्व शक्ति बनने की, हम कहें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो उसका ड्राफ्ट है वो बनाया, पॉलिसी बनाई कि अमेरिका कैसे विश्व शक्ति बनेगा। उसके पीछे भारत की ज्ञान परंपरा है। दुर्भाग्य से हमारे भारत का जब संविधान और हमारा जो ब्लूप्रिंट बना तो उसके पीछे हमारी ज्ञान परंपरा नहीं थी, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा का प्रयोग करके अमेरिका ने अपने आप को विश्व शक्ति बना लिया। आप भारत में कभी बोस्टन मूवमेंट ऑफ ब्राह्मिन्स, ये आप कभी नहीं भारत में पढ़ेंगे, किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, जिसने अमेरिका को महाशक्ति बनाया। 2018 में किताब छपी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, द ब्राह्मिन कैपिटलिज्म, अब वहीं छपी, मैंने मंगाया उसे इंपोर्ट करके। तो उसमें उसमें कुछ इसके डिटेल्स हैं, अच्छी किताब है। हम मिल रही थी तो लेखक को बार बार हमने लिखा कि भेजो भाई, मुझे भेजो, एक तो उन्हें एक कॉपी भेज दी, अब अवेलेबल हो गई है, 2021 से 20 से किताब अवेलेबल है, आप लोग खरीद के पढ़िए, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कौन कौन से थे उसमें? टी.एस. इलियट जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी उसका एक सदस्य था। मार्क ट्वेन, ये भी सदस्य थे, जो फिलासफर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब लोग थे। ऐसा तो ऐसी हमारी ज्ञान परंपरा है। तो आक्षेपों से हमें घबराना नहीं है, बार बार उसी प्रश्न पर आता हूं, हमें गलत प्रश्नों को निकालकर अलग कर देना है। अब आते हैं विषय पर, भूमिका में बहुत समय हो गया। पाणिनि ने लिखा हुआ है एक, आप देखते हैं पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि ने लिखा हुआ है ये मंत्र, हमारे सारे ये श्लोक हमारे सभी संस्कृत के पंडित जानते हैं। इससे हमारी लेखन परंपरा का एक चरण, एक स्टेज हमें पता लगती है। उन्होंने कमेंट किया हुआ है, डूज एंड डोंट्स में डिवाइड किया है कि गीति शीघ्री से रह गंभिथा लिखित पाठका, जो लोग लिखित पाठक हैं, मतलब लिखे को पढ़ देते हैं, समझते नहीं है, उनको शिक्षा, वैदिक शिक्षा से वंचित किया जाए, वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वैदिक शिक्षा। अधम पाठक, अर्थात अधम पाठक, लो कैटेगरी के लोग इंफीरियर माने गए हैं ना, तो इंफीरियर माने गए हैं जो अर्थ नहीं समझते। तो यहां पर उन्होंने, पाणिनि ने एक तरह से एक टिप्पणी कर दी है कि लिखित पाठक नहीं होना है। लिखित पाठक से मतलब है कि लेखन था, केवल लिखे को ना पढ़ें, लिखे को समझ कर पढ़ें। तो लेखन हो रहा था तभी लिखित पाठक थे। और क्या पता एक पाठक जो सरनेम है एक ब्राह्मणों का, वो पाठक यही रो हो, लिखित पाठक, क्योंकि इसके पहले मुझे पाठकों का तो कोई रेफरेंस मिला नहीं। ये लोग एनीवे, हाँ मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया है, इसे गंभीरता से ना लेंगे कोई पाठक होंगे तो। अब सवाल होता है कि लिखने के पहले लिखने की प्रेरणा थी क्या? तो लिखने की प्रेरणा हमें स्रोत साहित्य में, आप ये आपस्तंभ का है, यही आपके विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पहले दिन था तो मैंने ये स्कैन कर लिया था, यहीं की लाइब्रेरी से उठाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि लेखा वेदिम कृत्वा लेखा, लेखन की प्रेरणा है, ये लकीर खींची जा रही है तो उसके लिए। तो लेखन का है कि जब भी हम अपने
मस्तिष्क के बाहर जाकर के कोई भी कार्य विद्या या लर्निंग से संबंधित, शिक्षा संबंधित करेंगे तो सब कुछ लेखन की परंपरा, लेखन को इंगित करेगा, क्योंकि वो लेखन की प्रेरणा बता रहा है कि हमने कुछ लिखने का प्रयास किया। तो स्रोत सूत्रों में बहुत मिलता है। ये एक मेरे पास, मैंने और स्कैन किया था, ये है, ये भी आपस्तंभ में है। लेखाधिकारो भवति विज्ञायते च, कि लेखन का अधिकार एक व्यक्ति को, जो जो भी यज्ञ की प्रक्रिया में शामिल होती हो, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि यही लेखाधिकार संबंधित कार्य करेंगे। तो हमारी अब इन सारे प्रमाणों को जिन्होंने ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की 600 ईसा पूर्व की तिथि लिखी, उन्होंने इन सारे प्रमाणों को खंडित नहीं किया, अपनी तरफ से एक स्थापना कर दी कि हमने एक तारीख बना दी है। इनका खंडन किया जाना चाहिए था और उसके बाद फिर वो अपना पूर्व पक्ष उन्होंने अपना दिया नहीं और उत्तर पक्ष हमारे ऊपर थमा दिया। तो हमें उनको या तो उनके पूर्व पक्ष पर वापस लौटाना है या फिर हमें अपना उत्तर पक्ष स्वयं स्थापित करना है। स्रोत सूत्रों में बहुत है। इस ये उसका हिंदी अनुवाद है जो कि अपने वैदिक विज्ञान केंद्र की लाइब्रेरी में आपस्तंभ जो स्रोत सूत्र है उसी से निकाला हुआ मैंने, आप देख सकते हैं, लेखाया अभ्यंतरम। एक और बात है जिसे मैं शायद अभी रख नहीं पाया साथ में, कि जो आर्कियोलॉजिकली भी है, कि जो हमारे सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ भारत में, उसमें सभी जगह परिखा मिलता है। परिखा मतलब नगर के बाहर जो है एक दीवार और फिर उसके बाद खाई है। तो उस खाई का रेफरेंस भी हमें स्रोत सूत्र के साहित्य में मिल जाता है। परिखा, ये जो एक गोल घेरा बनाया जा रहा है, लेखा की जा रही है, उसी से परिखा, वो भी आपस्तंभ में ही शायद मिला था, पर वो मुझे तुरंत जल्दी जल्दी थी तो मैं निकाल नहीं पाया। कभी और समय मिलेगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये परिलेखा से परिखा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसकी प्रेरणा वहां से आई। वो भी एक लिंक मिलती है कि सभी यहाँ जो पुर हैं, चाहे कौशाम्बी का ही क्यों न रहा हो, और कौशाम्बी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि सिक्के दुनिया में कहीं भी नहीं मिले। पहला सिक्का भारत का तो कम से कम, और संभवतः संपूर्ण विश्व का कॉइन, मेटल कॉइन, ये कौशाम्बी से हमें प्राप्त होता है। जीएस शर्मा जी ने इसके बारे में काफी लिखा हुआ है, और जब मैंने देखा 800 बीसी के पहले का सिक्का 800 बीसी के लेवल से मिलता है, और मैं तो सोच रहा था कि चूंकि अब उस लेयर हर लेयर की डेटिंग नहीं है, तो एक अंदाज में रहना पड़ता है। हो सकता है कि यदि उस लेयर की भी डेटिंग कार्बन की जाए तो 1000 बीसी के पहले का पहुंच जाए, तो ये एक संभावना बनती है। तो भारत का प्राचीनतम सिक्का हमें मिलता है कौशाम्बी से, और सिक्का मिल रहा है मतलब अर्थात लेखन है, क्योंकि विपणन है। 1200 ईसा पूर्व के आसपास कौशाम्बी की स्थापना हुई थी, 1200 ईसा पूर्व। और एक के.एन. दीक्षित साहब थे, अंग्रेजों के समय डायरेक्टर जनरल, राय बहादुर के.एन. दीक्षित। अब उसमें आप लोग, हमें लगता है कि यदि विज्ञान केंद्र इस पर मदद करे तो ये एक और बात की स्थापना हो जाएगी। सूत्र मैं छोड़ जाता हूँ विनम्रता के साथ। उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली की जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उनका जो रेशियो है 1:4 वाला, ये कश्यप शिल्प से लिया गया है। तो अपने जो स्रोत थे, हमारे पास सीमित संसाधन है तो मैं खोज नहीं सका। बार बार स्रोत और ब्राह्मण ग्रंथों में कश्यप शिल्प का, इवन मैक्स मूलर ने भी उसको रिफर किया हुआ है। कश्यप शिल्प एक कोई शास्त्र होगा, मुझे मिला नहीं, पर यदि वो बनारस में संपूर्णानंद सरस्वती की लाइब्रेरी में मिलता है तो जो ये स्थापना है कि इंडस वैली की कल्चर अलग थी और आर्य बाद में आए, ये समाप्त डिमोलिश हो जाएगी, इसका सूत्र राय बहादुर के दीक्षित साहब ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा ईंटों के बारे में, और जो यहाँ की प्राचीर है कौशाम्बी की, तो कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि जो मोहनजोदड़ो की इतनी ऊंची प्राचीर है, मैं वही देखता हूँ कौशाम्बी में। उनकी छोटी सी किताब है आर्कियोलॉजी पे, इंडस वैली पे, 100 पृष्ठों के आसपास की होगी, उसे आप डाउनलोड करिए और जरूर पढ़िए।
वो भारतीय दृष्टिकोण की है। और व्हीलर के पहले हुए थे वो डायरेक्टर जनरल। व्हीलर का नाम सब जानते हैं, हाँ, मोर्टाइम व्हीलर, उसके पहले, बिफोर हिम, राय बहादुर, राय बहादुर के अंदीक्षित। लेकिन हमारे वो लीडर नहीं हुए, हमने उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाया, उनको उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। उन्होंने क्या, उनकी जो दृष्टि थी उस दृष्टि का लाभ हमने नहीं लिया, हमने व्हीलर का ही लाभ लिया। और व्हीलर के आरोपों को ध्वस्त करने में लग रहे, सारी एनर्जी वहीं लग गई। एक और बात मैं आपको अंत में बता के जाऊंगा जॉन मार्शल के बारे में। तो एक दिन डॉक्टर बिना से मैं बात करता, बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि कहां कहां पर हमारे इतिहास की कुछ फॉल्ट लाइंस तो यूरोपियंस ने बनाई, कुछ फॉल्ट लाइंस हम लोगों ने खुद बनाई हैं, कि जो सूत्र छोड़े गए उन सूत्रों पर हमने कार्य नहीं किया। तो ये अब थोड़ा सा मैक्स मूलर और ग्रीक इस मैटर पे चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि इसी से हमारी लेखन परंपरा को चैलेंज हुआ है। मैक्स मूलर ने किया, और मेगस्थनीज विलन है। मेगस्थनीज क्यों विलन है? ये भारत के बारे में झूठ फैलाया है, इस मेगस्थनीज ने फैलाया। और कौन से बड़े बड़े झूठ हैं कि भारत अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी देश पर कभी हमला नहीं किया, हमने आक्रमण नहीं किया, हम शांति प्रिय हैं। ये बात हमें समझाई है किसने? मेगस्थनीज ने। और हमें गर्व है ना, हमारे राजनेता, हमारे स्कॉलर्स सब उसको रिपीट। मैं देख रहा था कि कहां से शुरू, कहां से होता है। क्योंकि जब हमारा राज्य, और डॉक्टर चौबे जी के लिए बोल रहा हूं कि महाभारत में शल्य है ना, शाल्य का पूरा एक पर्व ही है उनके नाम पर। और शाल्य का शासन कहाँ था? बैक्ट्रिया में। और बैक्ट्रिया कहाँ है? भारत के बाहर है अभी। वहां पर हमारा अधिकार था, वहां के लोग भारतीय नहीं थे। तो शाल्य ने और कर्ण के बीच में बड़ा बड़ा विवाद होता है। कर्ण बड़ी आलोचना करता है शाल्य की, क्योंकि वहां की संस्कृति दूसरी है। वहां कहते हैं, वहां पर आपस में संबंधों की कोई मर्यादा नहीं है। जो आज हम कहते हैं, जो वेस्टर्न यूरोप का कल्चर है, मॉडर्न कल्चर हम देख रहे हैं, वही वही शल्य जहां का राजा था, है ना, वहां का बैक्ट्रिया का, बहालिक का, वहां की वही संस्कृति थी। तो वो आज का वर्णन आपको मिल जाएगा महाभारत में। तो एक दूसरी संस्कृति पर हमारा शासन था। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा, तो अब जब जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं, तो हमारे उनके बीच के रक्त संबंध भी हैं, हम लोग वहां शासन करते थे, वैवाहिक संबंध भी थे। और महाभारत में ऐसे उल्लेख हैं कि वहां की स्त्रियां और पुरुष कहाँ तक, पंजाब तक आ रहे थे। तो आपस में संपर्क था, अप्सराएं वहां से आ रही थी। और शांतनु के भाई देवापी का शासन भी वहां था, वहां से शुरू हुआ है हमारा उनका संपर्क। तो जेनेटिक स्टडीज को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देखेंगे तो जेनेटिक स्टडीज के परिणाम भी हमें सही नहीं मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए, यही मेरा निवेदन था। तो मैक्स मूलर, ये सॉरी, मेगस्थनीज ने हमें कहा कि इंडिया, ये पहला व्यक्ति है जो कहता है कि भारत में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। पर ये पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला है कि इंडिया हैज नो रिटन लॉस, लिखित में इनके न्याय के नियम नहीं है। बट दे आर, मीन्स हम लोग आर इग्नोरेंट ऑफ राइटिंग। ये पहला व्यक्ति जो कहता है कि भारत के लोग इग्नोरेंट हैं, जिनको लिखना नहीं आता। मैं पीछे खोज रहा था कि कहां से आ रही बात, और ये अंग्रेज कैसे कह रहे हैं, तो अंग्रेजों का सोर्स क्या है। तो खोजने पे हमें मिला कि ये आदमी जो था ये मेगस्थनीज था। कैसे होगा कम ये साइज? ये मेगस्थनीज था ना, मेगस्थनीज था जिसने ये भ्रम फैलाया। लेकिन इस मेगस्थनीज के असत्य को स्ट्रैबो ने काउंटर कर दिया था। इसने ये भी कहा कि भारत में शहर नहीं है, तो दूसरे दोनों मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अनदर, नीदर ड्वेलिंग इन टाउन्स और वर्शिपिंग इन टेम्पल्स। तो हमारे पास शहर नहीं है, हमारे मंदिर नहीं है, हमारे पास में लेखन की कला नहीं है। ये तीन चार, और हम लोग शांति प्रिय हैं, कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, ये चार झूठ असत्य मेगस्थनीज ने बोले। और मेगस्थनीज पटना में रहा करता था, उसे भारत का भेदिया था, है ना। उसकी लेखनी बता रही है कि वो जासूस था। तो मेगस्थनीज से और मेगस्थनीज के नरेटिव से हमें मुक्ति पानी है। सत्य क्या है?
कि इंडस वैली को आप भारतीय यदि माने, वो कभी दूसरे लेक्चर में हम लोग देख लेंगे इंडस वैली को, यदि भारत, क्यों? क्योंकि इंद्र की पूजा मेसोपोटामिया में हो रही है, उसका इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। हाँ, नहीं, बुकस कोई के और पहले, बुकस कोई तो 1300 ईसा पूर्व है ना। मेसोपोटामिया में हो रही है 2100 ईसा पूर्व में। किंग गुडिया के शासन काल में निर इनारा ये शब्द है, जिसको सम्मान करते हैं तो निर जोड़ देते हैं, है ना। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो तिरु कह देते हैं, श्री, है ना, वहां का श्री। मेसोपोटामिया का श्री जो है निर है। तो दा सॉफ्ट उच्चारण है वहां का। अभी भी आप देखेंगे तो कठोर शब्द जो है मिडिल ईस्ट में नहीं मिलते हैं, टा डा ये शब्द वहां पे नहीं है, है ना। तो इस पर कई शोध पत्र छपे हुए हैं। अब आप लोग शोध पत्र को खोज सकते हैं, मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो इंद्र की पूजा हो रही है मेसोपोटामिया में, और वो इंद्र हमारा है। तो इंद्र भारत में प्रवेश करता है ईसा पूर्व 1500 बीसी में, तो 2100 बीसी का इंद्र कहां से आया, है ना। दूसरा है, हमारे एक वैदिक देवता है अप्सु, पानी। ये अप्सु मेसोपोटामिया का भी देवता है, वहां की गॉड लिस्ट में अप्सु है। सेम शब्द आप देखेंगे तो समझ में आएंगे तो हमारा ही है। तो ये जो संपर्क है, इतना क्लोज संपर्क है, इतना, और इस तरह से कि हमारे देवता वहां देवताओं की सूची में है, ये कैसे संभव है? जब बहुत ही अच्छी घनिष्ठता हो, केवल व्यापार की नहीं हो। तो इसका मतलब है कि वैदिक संस्कृति यदि भारत में ही तो जहां भी थी, तो वो उस समय थी 2000 ईसा पूर्व 2000 के पहले से हो रही थी। और चूंकि भारत है, क्योंकि सप्त सिंधु भारत में ही है, तो हम कहेंगे कि हमारी ही संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का कोई संपर्क मेसोपोटामिया से हो रहा था। इसका मतलब है कि इंडस वैली को हम अवैदिक कहने में हमें थोड़ा सा संकोच और थोड़ा सा और अधिक शोध करना चाहिए। हमारी हिंदू धर्म की बहुत सी परंपराएं इंडस वैली से आ रही हैं। मैंने एक दिन गिन रहा था बैठे बैठे कुछ दिन पहले, तो 17-18 परंपराएं तो हमारे हिंदू धर्म की आती हैं हड़प्पा संस्कृति से। उसमें से आयुर्वेद पहला है ना। और बाकी बीबी लाल साहब ने बहुत लिखा हुआ है, तो आयुर्वेद मैंने लिखा, और मेहंदी, उन्होंने सिंदूर के बारे में लिखा, लेकिन मेहंदी लगाने की परंपरा भी वहीं से आती है, जलेबी बनना भी वहीं शुरू हुआ, हम लोग आज तक खा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, खैर बाद में। तो हमसे अलग नहीं है वो, हो सकता है कि हमारी संस्कृति का नगरीकरण का स्वरूप रहा हो, और हमारे इस क्षेत्र में, जहां हमें काशी के क्षेत्र में, यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति रही हो। पर क्या ग्रामीण संस्कृति ऑर्गेनाइज नहीं थी? क्योंकि लिखने के लिए तो ऑर्गेनाइज बुद्धि चाहिए ना। तो हमारा ऋग्वेद तो ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ भी ऑर्गेनाइज संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ पर दमदमा, मैं उस स्थान का नाम भूल रहा हूं, हमारे यहाँ एक गांव मिला है यहाँ, आई थिंक कि दमदमा ही है, जहाँ ये होना चाहिए मिर्जापुर या उसके आसपास ही जी, प्रतापगढ़ में। तो एक गांव है जिसमें घर बने हुए, हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, और बीच में गायों के रखने का कुठार है, और वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिट बेस्ड है। बिरनघाटी, हाँ, उसी क्षेत्र में। तो वो ये जो चोपनी मंडो का क्षेत्र है ना, ये भारत की एक धुरी है। और एक बार मैंने रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट अभी प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, कौन, डीपी तिवारी लखनऊ के। क्योंकि जितनी आर्कियोलॉजी मैंने पढ़ी, मैंने पाया कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और सफेद, काले और लाल रंग के जो भांड मिट्टी के बर्तन, ये यहीं सबसे पहले बनने शुरू हुए। और चोपनी मंडो की रिपोर्ट जितनी हमें अवेलेबल थी, वहीं शुरू हुआ सबसे पहले। नियोलिथिक के पहले, इसे कहते हैं इपी पैलियोलिथिक लेवल पे, वहीं पर सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। इंडस वैली के भी पहले का जो प्रमाण है वो चोपनी मंडो से आता है, और चोपनी मंडो इतना महत्वपूर्ण है। अब मुझे दुख इस बात का है कि हमारे काशी विश्वविद्यालय के भी सभी आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान इंडस वैली में लगा रहता है। यहाँ पर से इतनी नवीनता है कि भारत का नया इतिहास लिख दिया जाएगा यदि यहाँ आपको, आपने खोदा है, आपकी सूची में है, अब वो गड़ा हुआ है रिसर्च पेपर्स में, यदि उसे उठाएं और पब्लिक स्पेस में ले आए, मतलब व्याख्यान करें, शेयर करें, बोलें, तो
यहीं से नई स्थापना होगी, सारे औजार आपके पास में है, मुझे बाहर से क्यों बोलना पड़ेगा, हम तो आके सुनेंगे सीखेंगे आपके यहाँ, क्योंकि उतना मटेरियल आपके पास में है ना। एनीवे, तो ये मैक्स मूलर ने एक अच्छा काम किया इस पे, कि उसका निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। निरेकस, हाँ, इसमें इस थोड़ी स्थापना है। पाणिनि ने, अगली वाली स्लाइड में देखते हैं, हाँ, ये आदरणीय वी.एस. अग्रवाल ने ये चार जो है, हाँ, ये जो चार ग्रंथ से संबंधित चार सूक्त अष्टाध्यायी से वी.एस. अग्रवाल जी ने निकाले थे चार, कि कृते ग्रंथा, हम ग्रंथ बनाते हैं, ग्रंथ बना रहे हैं पाणिनि के समय, मतलब पाणिनि ने शुरुआत नहीं की है, पाणिनि के पहले ग्रंथ बन रहे थे भारत में, और चूंकि पाणिनि के पहले ग्रंथ बन रहे थे मतलब लिखा जा रहा था, है ना। पहले हमने लिखित पाठक देखा है शिक्षा में, और अब हम देख रहे हैं अष्टाध्यायी से भी, अब ग्रंथ बन रहे हैं, तो अब आज के समय में हमें दो तरफ से चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। यदि ग्रंथ बन रहे थे तो ग्रंथ का माध्यम क्या था, किस आधार पर, भौतिक पदार्थ क्या था, वो ऑब्जेक्ट क्या था जिस पर लिखा जा रहा था, है ना। हमें माध्यम होना चाहिए, वो कागज था या नहीं था, भारत में तो कागज नहीं था कहा जाता है, तो हम कहाँ लिख रहे थे, इसका प्रमाण हमें देता है कौन, निर्यकस पहले आते हैं। ये आपने देख लिया है चार जो वी.एस. अग्रवाल जी ने निकाले, है ना। अब इसको हम पुष्ट करते हैं निर्यकस से, कोई भी लूप होल हम छोड़ने वाले नहीं। निर्यकस ने लिखा है, उसको हमारे इतिहासविदों ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत महत्व नहीं दिया, ये बात आई गई हो गई है, मतलब कह दिया, लिख दिया, उसके प्रभाव को मूल्यांकन नहीं किया। निर्यकस ने कहा है कि भारत के लोग कॉटन रैक्स, कपड़ों की लुगदी बना करके उसको पतला करते हैं, उसको पिटाई करके बीट करके, और फिर उस पर लिखते हैं। ये निर्यकस ने देखा और अपने उसकी वॉवेजेस है उसमें लिखा, फिर स्ट्रैबो ने उसको और दूसरी बार रिफर किया, उसको रिफर बैक किया, ठीक है। तो हमें प्रमाण मिल रहा है निर्यकस का और उसके बाद में स्ट्रैबो का, कि भारत के लोग कागज पर ये जो सूत पर, कॉटन की लुगदी पर से बना करके लिखने का माध्यम उस पर लिख रहे हैं, ग्रंथ बना रहे हैं। तो जो पाणिनि ने कहा वो निर्यकस से सिद्ध हो रहा है, हमारे पास ग्रंथ बनने का, लिखने का मटेरियल है, और मटेरियल दूसरे भी अभी आ जाएंगे। अब उसकी मेरे पास फोटो नहीं है, अब हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि काशी से मिले, फोटो मिल जाएगी, क्योंकि वो फोटो रखी हुई है इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में, तो फोटो कैसे मिले, तो फोटो आप लोग निकाल लीजिए और सिद्ध कर दीजिए, मतलब आर्कियोलॉजिकली प्रूव हो जाएगा, तो उस पर आएंगे अंत में। तो जो मैक्स मुलर ने दो बातें अच्छी कही कि राइटिंग वाज प्रैक्टिस इन इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स कॉन्क्वेस्ट, अलेक्जेंडर के आक्रमण के पहले, कॉन्क्वेस्ट तो अभी उस पर एक किताब आ रही है अभी ICHR से, प्रोफेसर दीनबंधु पांडे की अलेक्जेंडर हार के भारत में गया था, पर अभी तक तो कॉन्क्वेस्ट है। तो अलेक्जेंडर की कॉन्क्वेस्ट के पहले भारत में लेखन कला थी। We can hardly doubt that a written alphabet was known during the greater part of सूत्र पीरियड, मतलब सूत्र पीरियड के पहले भारत में लेखन प्रक्रिया, लेखन कला थी, इस पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें दो चीजें लिख के मिल जाती हैं, किससे, मैक्स मुलर से। तो मैक्स मुलर को अच्छी चीजों के लिए हम कोट करें, जिससे हमारा पक्ष मजबूत होता है, हमें करना चाहिए। हम 1200 ईसा पूर्व को लेकर क्यों बैठे, जबकि उसने उसको बाद में अमेंड कर दिया है, करेक्ट। कार्टियस ने फिर निर्यकस से कार्टियस ने एक और बात जोड़ी कि भारत के लोग पेड़ की छाल पर, बार्क पे लिखते हैं, ये भोजपत्रों की बात कर रहा है, उसको मालूम नहीं था कार्टियस ने, उसने कहा कि पेड़ों की सॉफ्ट बार्क, कहा कि इंडियंस आर राइटिंग इन द सॉफ्ट बार्क ऑफ द ट्रीज, है ना, कोमल छाल पर, उसको मैंने हिंदी कर दिया। तो हमारे लेखन की के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, ग्रीस से मिल रहे हैं, विदेशी लेखों से मिल रहे हैं, भारतीय तो छोड़िए, और फिर भी हमें यही पढ़ाया जा रहा है भारत में। इसमें बड़ी समस्या है। समस्या आपको बताऊं कि हम काशी विश्वविद्यालय या दिल्ली या JNU की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फरवरी में इसी वर्ष डेक्कन कॉलेज ने ट्विटर में एक सीरीज चलाई, राइटिंग इन इंडिया,
और उसका प्रेशर इतना है कि जब भी वो पोस्ट कर रहा है, पूरी सीरीज आप देखेंगे ट्विटर में है, जब भी वो लोग दूसरों के सभी स्कॉलर्स के व्यूज को लेकर, और मल्टी डिसिप्लिनरी है कि केमिकल इंजीनियरिंग के भी लोग हैं, कॉटन प्रोडक्शन के भी लोग हैं, और दूसरे लोग भी हैं, सारे लोग हैं, वो बार बार लिखते हैं कि ये पुष्ट नहीं है, वी कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस। ये लाइन जुड़ती जा रही, तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आप कॉन्फिडेंस आता कब है? तो कौन, तो हर बार जो है कॉन्फिडेंस हिला हुआ है हमारे लोगों का। लेकिन उन्होंने एक सीरीज लगाई, सीरीज शुरू करी, आप उसे देखिए, मैंने देखा है उसे, बार 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 कहना चाह रहे हैं कि हमें लेखन कला का ज्ञान था लेकिन साहस कम पड़ जा रहा है। तो विश्वविद्यालय ऐसा क्यों है? ये तो अब हमारे विद्वानों को और प्रोफेसर्स को देखना पड़ेगा। जी, आगे बढ़ते हैं सर। कौ जी, अच्छा, जी जी, बस जिसको जल्दी से अब समाप्त करते हैं, जी, काफी लंबा। तो ये जो आप देख सकते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी उन्होंने लिखने के बारे में ये आ, दो तीन बातें कही हैं। ये तो है कि बच्चों के जो नामकरण होता है तभी उनको लिपि ज्ञान करना चाहिए, कौटिल्य ने लिखा हुआ है पहले में। दूसरे में कह रहे हैं कि जो लेखक है उसको लिखने और पढ़ने दोनों में समर्थ होना चाहिए। और तीसरे में है कि मंत्री परिषद, राजा की एक मंत्री परिषद होना चाहिए कि जो पत्र व्यवहार करे उसको प्रॉपरली करे, रिव्यूड लेटर, क्लीन लेटर्स जाने चाहिए, पत्र व्यवहार भी कर रहे थे। ये हमने देख लिया है। महाभारत में तो कहानी है कि गणेश भगवान ने लिखा है ना। यदि आप गणेश भगवान वाले पात्र की को अलग कर दें, प्रक्रिया पर ध्यान रखें, तो ये एक एविडेंस है लेखन का। क्योंकि इसमें लेखन के साथ में ग्रंथ, क्यों इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि इसमें लेखन और ग्रंथ दोनों का संदर्भ एक ही अध्याय में, पहले अध्याय में महाभारत में मिल जाता है, एट वन प्लेस। राइटिंग एज वेल एज मेकिंग अ बुक, बॉन्डिंग करने का। और अथर्ववेद में भी एक पेटी का संदर्भ है, मिलता है जिसके अंदर शास्त्र रखे जाते हैं। वो मंत्र में जल्दबाजी में लिख नहीं पाया, पर आप सब विद्वान हैं, आप देख लेंगे उसे, है ना। हाँ, और महाभारत कब था? महाभारत सबसे दिक्कत खड़ी हुई है कि इसको 4th सेंचुरी, आप विश्वविद्यालय में पढ़ देखेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि महाभारत वॉज रिटन इन 4th सेंचुरी, है ना। 4th सेंचुरी, तो महाभारत के उदाहरण देने में बड़ी दिक्कत रहती है कि कोई भी चीज हम कहेंगे तो चौथी 4th सेंचुरी एडी में आ जाएगी, है ना। तो महाभारत के आंतरिक प्रमाणों के आधार पर हमें महाभारत का कालक्रम स्थापित करना पड़ेगा, आंतरिक। फिर यजुर्वेद, ये मैंने कुछ दिन पहले कुछ वर्ष पहले ये मंत्र खोजा था यजुर्वेद में, लेखन की का कोई संदर्भ है कि नहीं। ये एक वैशंपायन, हाँ, वैशंपायन। तो उसमें यदि हम महाभारत और पुराणों के अंदर जाएं, आंतरिक विवरण पर ध्यान दें, तो कम से कम 3 स्तर हमें प्राप्त होते हैं जब इसे अमेंड किया गया है। लास्ट डायरेक्शन तो बात का होगा, पर उसके पहले के। तो उसको कैसे पकड़े, बड़ा आसान था। परजिटर का मैंने देखा, परजिटर की अप्रोच, बाह्य अप्रोच, उस पर मैं जाना फंसना नहीं है। वो भी है, नहीं वो भी है। उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी कह रहे हैं, सभी के स्रोत हैं, लेकिन महाभारत में जो लिखा है उसको देख कर कहें, निवेदन ये है। उसमें इस बात का भी भ्रम टूट जाता है कि पहले बहुत कम थी और बाद में थी, उसी समय उसका विशाल रूप हो गया था। उसके एक उसी अध्याय में कि 8,000 श्लोक से 1 लाख श्लोक तक हुई, एक ही अध्याय में इनके सबके वर्णन है। और यहाँ सतना से एक इंस्क्रिप्शन मिला है आर्कियोलॉजिकली, रेलवे स्टेशन है एक, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, सतना से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से, वहाँ पे गुप्त पीरियड का ही एक हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। फ्लीट ने उसका रिफर किया है अपने रिपोर्ट में। उसमें सत सहस्त्री महाभारत के बारे में लिखता है, दान करते हैं वहाँ का राजा, और वो लिखता है कि ये महाभारत, सत सहस्त्री महाभारत का पाठ हुआ वहाँ पे, आयोजन हुआ कुछ, तो वो उसके आधार पे वो
दान कर रहा है। तो वो एक इंस्क्रिप्शन हमें हमारे पास में अवेलेबल है कि महाभारत मैंने गुप्त पीरियड तक 1 लाख ही श्लोक का महाभारत अस्तित्व में आ चुका था। प्रारंभिक गुप्त राजाओं का छोटा सा कोई सामंत रहा होगा, उसका इंस्क्रिप्शन है। आप फ्लीट के इंस्क्रिप्शन के कलेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यजुर्वेद का ये है, ये मजाक है, मतलब ये क्या कहूँ इसे, जैसे हम लोग व्यंग करते हैं, ये व्यंग सा मंत्र है। ये कहा ही गया है नाभा नदिष्ट का दाम माम लेखी, देव में मत लिखो, अंतरिक्ष में हिंसा मत करो, और पृथ्वी के साथ जुड़े रहो। ये इस तरह का जो है अर्थ, मतलब ये एक स्पष्ट लिखने का एक जो है एक साक्ष्य में मिलता है। और ये उसी तरह है कि समझा रहे हैं ऋषि कि आप गलत काम नहीं करिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, ठीक से रहिए। दाम वाम लिखिए, देव मतलब जो मिड रीजन है अंग्रेजी में कहें तो वहां ना लिखो, क्योंकि वो लिखा हुआ तो मिट जाएगा, लिखा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में हिंसा ना करो। अब अंतरिक्ष की हिंसा कैसे होगी? प्रदूषण से हो सकती है या किसी और तरीके से। तो असंभव चीजों को कह दिया है कि ये काम मत करो, ये सब्सटेंशियल नहीं है। ये जो मंत्र है, जिन्होंने ये कहा कि भारत में लिपि नहीं थी, वही पूर्व पक्षी बात है, उन्होंने इनको नहीं लिखा है, इन आधारों पर नहीं लिखा। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हमें सिर्फ देखने की आवश्यकता है और देखने के बाद में खंडन कर देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम अंतिम समय पर आ गए हैं, बहुत समय हो गया। पहले तो मैंने कल से इस पर लिखना शुरू किया, जो मस्तिष्क में था वो तो था, पर लंबा लेक्चर देना है 1 घंटे का, 45 मिनट का, मतलब ये तो 15 मिनट में हो जाएंगे या 5 मिनट में हो जाएंगे, मुझे कहना है। तो ज्यादा समय हम कैसे पूरा कर पाएंगे? 45 मिनट या आधा घंटा कैसे होगा? तो क्योंकि 5 मिनट की बात है ये, और इसके अगला वाला ऋग्वेद का, आप लोग जानते हैं ऋग्वेद वाला, लेकिन उसका महत्व पहचानने की जरूरत है। जो अगला प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है, पाणिनि से उसका हमें महत्व मिलेगा, क्योंकि पाणिनि ने एक बात कही है जो पासों के संबंध में, उससे वो स्थापित होगा, वो देखेंगे। ये यजुर्वेद का हो गया। अच्छा, मैंने ये ऋषि दोनों में गलत लिख दिया है, इसका ऋषि शायद पीछे यजुर्वेद के ऋषि, ये नाभा नदिष्ट नहीं है, ये ऋग्वेद का ऋषि है। दोनों स्लाइड्स में कॉपी पेस्ट का अंतर है, उसे आप इग्नोर कर देंगे। यजुर्वेद तो ये ऋग्वेद का देखते हैं। इसमें ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने अष्टकर्ण का उल्लेख किया हुआ है, और इसको ओझा जी ने भी किया हुआ है कि नाभा नदिष्ट ने कहा कि सहस्त्रम में हमको सैकड़ों अष्टकर्ण गौवें दी गई हैं, मुझे देते हैं। टू मी 1000, गिविंग मी 1000 काउज विद देयर 8 मार्क्ड ईयर्स। ये मैंने अनुवाद लिया है किसका? ग्रिफिथ का। 8 मार्क्ड ईयर्स है ना। 8 मार्क कैसे होगा? यदि गाय की कान पे 8 का मार्क नहीं होगा ना, ये मार्क के लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं संस्कृत में, ये ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में सुविधा के लिए लिख दिया 8 मार्क्ड। एक्चुअली ये लिखना था रिटन एट द काउज विथ रिटन एट इन द ऑन देयर ईयर, मुझे दी जानी चाहिए। स्पष्ट है, देख रहे हैं आप ना। अब सवाल उठता है कि ये अष्टकर्ण है शब्द में भी लेखन का संदर्भ नहीं है, हम कैसे जोड़ें? ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है ना, इंटरप्रीट हम कर रहे हैं। साक्ष्य हमें कहां से मिलेगा? तो साक्ष्य पाणिनि देते हैं। आगे आ जाइए। अच्छा, वो अंश में शायद इसमें ले नहीं पाया। हाँ, पाणिनि ने साक्ष्य दिया है कि उनके क्षेत्र में गाय के कानों पर 8 लिखने की परंपरा है, और उसका अष्टाध्यायी में उसका सूत्र दिया हुआ है। तो गायों के कान पर 8 लिखने की परंपरा जो ऋग्वेद में अष्टकर्ण है, उसकी पुष्टि पाणिनि अष्टाध्यायी में कर देते हैं। यदि हम केवल ऋग्वेद के आधार पर ये थ्योरी बनाएं अष्टकर्ण, तो सवाल उठ जाते हैं। लेकिन पाणिनि उस लूप होल को भी बंद करते हैं, स्टॉप गैप लग जाता है दोनों के आधार पर, है ना। तो ये पुष्ट हो जाता है कि 8 लिखा जा रहा था। अब 8 लिखा जा रहा था तो केवल 8 तो नहीं लिखा जा रहा था, है ना, लिखा जा रहा था।
हमारा मतलब ये है, सिद्ध हो गया। इसके बाद एक और है ऋग्वेद में, ये आपका अक्ष सूक्त है 10:34 में, मैंने शायद, हाँ 10:34 नहीं लिखा, 10:34 जो है अक्ष सूक्त है पासों के बारे में। अब पासे कैसे आप खेलेंगे, मतलब लिखा जाएगा तभी तो खेलेंगे, है ना। तो उसमें कहा गया है कि भाई आप जो है ये द्यूत क्रीड़ा, पासों का खेल न खेलें, कृषि करें, खेती करें, पैसा धन का उत्पादन करें और अच्छे परिवार का संचालन करें, और नहीं करेंगे तो आपके घर पर सब हंसेंगे, आपकी पत्नी का लोग मजाक मजाक बनाएंगे। इसलिए उनको सबको सलाह दी ऋषि ने कि आप कृषि करें, जुआ ना खेलें, द्यूत क्रीड़ा ना करें। बाद में हम देखते हैं कि महाभारत में ये हुआ, ऐसा द्यूत क्रीड़ा का परिणाम है मिला। लेकिन जो पाशे थे, ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि कृत और कलि ये जो युग के नाम है, ये पाशों के नाम है। ये आप आचार्य लोग सब जानते होंगे, इस विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या, ऐतिहासिक महत्व है कि लिखा जा रहा था ऋग्वेद में 2 जगह लिखने का जो है हमें प्रमाण मिलता है। और फिर उसको पाणिनि पुष्ट करते हुए, पाणिनि ने क्या कहा, कृतम गृह्णाति गृह्यति, ये पाणिनि के समय तक ये जो पाशों पर लिखने के लिए दो सूत्र बनाने पड़े, 2 धातुएं हो गई। एक कृतम है, कृत वाली, कृत अर्थात चतुर्युग को बता रही है, और कल युग को बता रही है। एक 4 है और एक 1 है। और ये पासों की परंपरा हमें पिछले मंत्र देख रहे हैं कि 10:34 ऋग्वेद से हमें मिल रही है, 10वें अध्याय से। तो ये भी जो सूत्र हमें मिल रहा है ऋग्वेद में, पाणिनि ने उसको पुष्ट कर दिया है कि ऐसा था, ये आपकी कल्पना नहीं है। ठीक है, तो 2 हमें मिलते हैं ऋग्वेद से, एक मिलता है हमें यजुर्वेद से। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है आर्कियोलॉजी, मुझे पता लगा कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री AIH से भी लोग रहेंगे, और डॉक्टर DP शर्मा जी भी हैं, तो इसलिए मैंने खास और इसी वजह से मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट का सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस श्रीलंका से मिला। और आप देखेंगे, और ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंकन आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल की एक्सकेवेशन है और उन्हीं की डेटिंग है, ये जो आपके सामने दिख रही है। और उन्होंने टाइम दिया कितना, ये कुछ हो गया इसमें, हाँ 600 to 500 BCE, जब श्रीलंका के अनुराधापुर में 600 ईसा पूर्व में ब्राह्मी स्क्रिप्ट पाई जा सकती है। और ये मैंने एविडेंसेस उसकी लिखे, फोटोकॉपी, और ये कुम्हारों के हैं, उन्होंने अपने नाम लिखे हैं, स्त्रियों ने, स्त्री साक्षरता की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि उन जो कुंभकारों की पत्नियां घड़ा बना रही थी, वो अपने नाम लिख रही हैं कि हमने ये बनाया हुआ है। और इसकी कार्बन डेटिंग की गई 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की। तो जब श्रीलंका में 500 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिल रही है, तो भारत से श्रीलंका तक पहुंचने के लिए इसे कुछ 100, 200, 300 वर्ष मिलेंगे, लगे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो अनुमान मैक्स मुलर ने लगाया था कि सूत्र पीरियड के पहले भारत में लिपि रही होगी, वो श्रीलंकन आर्कियोलॉजी ने उसे सिद्ध किया है। और इन सारी स्थापनाओं को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए, जो नहीं मिला, क्योंकि ये जिनकी रिसर्च है उनके रिसर्च पेपर में दबी रह जाती है बात। तो रिसर्च पेपर से निकल करके ये पब्लिक स्पेस में आए, मेरा यही एकमात्र उद्देश्य था। क्योंकि ये मैंने कुछ नया नहीं किया है, एक यजुर्वेद का मंत्र जरूर मुझे मिला, तो मैंने उससे कुछ अर्थ निकाले, बाकी सब सारी चीजें प्रकाशित हैं, अन्य लोगों ने प्रकाशित की, अनेक विद्वानों ने, लेकिन ये पब्लिक स्पेस में इकट्ठा नहीं आई है। अब जॉन मार्शल की बात, फाइनली, पहले मैंने कहा था जॉन मार्शल का, ये उनकी किताब है इंडस वैली पर, उसका ये मैंने इंडेक्स दे दिया है, क्योंकि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि और भी समय लगेगा। लेकिन इनके इंडेक्स में देखिए, उन्होंने जब इंडस वैली की स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट पर काम किया है, चर्चा की है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ में कनेक्ट करके पूरे इतने 1, 2, 3, 4 अध्याय, एक चैप्टर जिसमें 8 पृष्ठ हैं, ये 8 पृष्ठों में डिस्कस किया। बल्कि कुछ हड़प्पन स्क्रिप्ट के कुछ शब्दों को मिलाकर उन्होंने
ब्राह्मी के कुछ शब्दों का उदाहरण भी एज ए हाइपोथेसिस, क्योंकि उन्हें भी डर था लोग, सारे लोग मेरे खिलाफ पड़ जाएंगे, तो जॉन मार्शल ने प्रस्तुत किया कि ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में हम देख रहे हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है। ये जॉन मार्शल कर गए 1930 में। अब हमारा, थोड़ा मैं आलोचना कर दूं, अब ये हमारा दुर्भाग्य है हमारी आर्कियोलॉजी का कि इस सूत्र पर आगे कार्य एक मिशन के तहत नहीं हुआ। हमें यही हम कहने लगे कि चूंकि इंडस वैली की स्क्रिप्ट को हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, हो रहे हैं, विद्वान कर रहे हैं, पर सामान्यतः यही बात होती है, जब बात आएगी कि हम स्क्रिप्ट नहीं पहचानेंगे तो हम संस्कृत को भी नहीं पहचान सकेंगे। हाँ, तो मेरा निवेदन है कि जिसने खुदाई की थी, जो साथ में थे, जो साथ के लोग थे, उन्होंने जो लिखा उसे मान लिया जाए और उस पर आगे आगे काम किया जाए, उसको बंद ना किया जाए। फिर भारत में काम हुआ, जिन्होंने किया, एस आर राव ने जब द्वारका की खुदाई की, उन्होंने भी काम किया इस पर। हाँ जी जी, बस ये अंतिम स्लाइड ही है। तो द्वारका की एक्सकवेशन के बाद एस आर राव ने भी इंडस वैली स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट करके हुए 50 अक्षर निकाले लिपि के, कि जो बल्कि 50 अक्षर निकाले, जो कि जिनका स्रोत हड़प्पन स्क्रिप्ट थी। तो 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर सीरियसली गंभीरता से काम किया, उसको ये कहते हुए कि ये इनडेसिफरेबल है, छोड़ा नहीं, लेकिन इस पर और आगे गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। एक खेल था हमारे पास, ये इसका चतुर्भुज नाला से मिला है, ये चौपड़ है ना। ये चालकोलिथिक पीरियड का कहते हैं, चालकोलिथिक पीरियड का ये गेम है, कॉपर एज के टाइम का ये चालकोलिथिक पीरियड का ये है। चालकोलिथिक को हिंदी में क्या कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, कांस्य का ताम्रपाषाण, अच्छा, ताम्रपाषाण युग का ये चित्रांकन है जो चतुर्भुज नाला में है। तो देखिए ये लिखा गया है और ये महाभारत में है, और ये चौपड़, और ये 1694 की जो पेंटिंग में भी मिला, ये शिव और पार्वती खेल रहे हैं इस समय तक। तो जो ताम्रपाषाण कालीन जो चित्र है उसकी कंटिन्यूटी हमें भारत में लगातार मिल रही है, और इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी आप फेंकेंगे तो आपको, हाँ, आपको डाइस तो चाहिए ना, डाइस में नंबर चाहिए, हाँ, लूडो भी। तो ये कंटिन्यूटी बता रही थी, कहां से आ रही, ये है केव आर्ट, है ना, वहां से मिल रही है। तो हमारी लेखन की परंपरा या लेखन का इंस्पिरेशन भारत में कभी खत्म नहीं हुआ, केवल जो प्रमाण है उन प्रमाणों को एक गंभीरता के साथ एक सूत्र में पिरोकर अध्ययन नहीं किया गया। बस इतना ही, धन्यवाद। और एक और दिखा दें, वहाँ का हमारे यहाँ भोपाल के पास की भीमबेटका का, इसमें देखिए, इसमें भी लेखन का आपको मिल जाएगा कि ये जो गाय या बैल है, इसके अंदर की हड्डियों को पहचानने की कोशिश की गई है इसमें, है ना। एक्सरे पेंटिंग है, और भीमबेटका में पढ़ेंगे, मुझे बड़ी अच्छी पसंद आती है, हमेशा हर जगह मैं इसे दिखाता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ भी लेके आ गया कि शरीर के भीतर की अस्थियों को भी जानने की जब जिज्ञासा कब थी, जब कंदराओं में हम रह रहे थे तब, है ना। इसलिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन को ना वोल्गा से गंगा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, गंगा से वोल्गा लिखना था उन्हें। ठीक है, अच्छा।